प्रश्न है कि कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह युक्त पदार्थ है। माने जो कीटोनिक होते हैं उनमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होता है? तो देखो जो नाम है कीटोनिक, कीटोनिक, तो यदि आप कुछ 2-4 बार बोलोगे तो उसमें ही उत्तर मिल जाएगा। कीटोनिक, तो ये सभी होते हैं आपके प्रोपेनॉन। यदि आप और समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से होता है आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ये इस प्रकार से होता है। ये कीटोनिक होते हैं। जैसे आपकी ईथर है, ठीक है, वो होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए इनमें बॉन्ड CO समूह होता है। क्या होता है? इनमें बॉन्ड CO समूह होता है। यदि पेपर में वो आपसे और पूछे या आपको घुमा देवे तो और आपको समझ में आना चाहिए। कैसे? ये प्रोपेनॉल है, ये एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल में आपका OH समूह होता है, ठीक है। प्रोपेनल ये होता है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो होता है आपका ये CHO होता है, यहाँ जगह नहीं है, ये एल्डिहाइड होता है। और प्रोपेनोइक अम्ल ये होता है बॉन्ड COOH, ये प्रोपेनल होता है। कीटोन हमने बता दिया है आपको कि बॉन्ड CO ये आपका कीटोन, ये माना कीटोनिक होता है, वो प्रक्रियात्मक समूह बॉन्ड CO होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो ज़रूर लें। आप देखिए इसकी व्याख्या भी हमने आपको दी है, देखिए व्याख्या भी हमने आपको दी है। अगला प्रश्न है कि ब्यूटेन, ब्यूटेन को कहते हैं अपन CH4 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? तो ब्यूटेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या आपकी 13 है। अब ये तो हमने बता दिया कि 13 है। अब वो आपसे कभी पूछेंगे ईथेन में कितनी संख्या है, मीथेन में कितनी है, तो कैसे निकालोगे? तो इसकी बहुत ही सरल ट्रिक है। ब्यूटेन C4H10 प्रश्न में लिखा ही है, तो आप 4C लिख दो जल्दी से, 1 2 3 4। आसपास आप बॉन्ड जोड़ दो, बंध जोड़ दो, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखिए एक एक यहाँ लगा दो, ठीक है, एक आपका यहाँ लग जाएगा। इनको जोड़ लेना आप, 1 2 3 4 5, ऐसे ये जोड़ो, ऊपर ऊपर की जोड़ोगे तो 4 4 जी 8 जी हो गए। हाँ 8 हो गए, 9 10 11 12 13, हमने आपको 13 आंसर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, जब पूछेंगे अब आपसे वो पूछेंगे ईथेन के बारे में कि बताइए कि जो ईथेन है C2H6 इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या बता दो। तो इस बता देना सहसंयोजक आबंधों की संख्या, क्या दिक्कत है हमें। अगला प्रश्न है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यदि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है तो वो क्या बनाता है? वो कार्बन बनाता है और बर्तन की तली में वो छाता जाता है, ठीक है। तो ईंधन पूरी तरह नहीं जलता है, इसलिए बर्तन की तली के बाहर का जो आवरण होता है वो गाढ़ा हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए शुरुआत में यदि मेरे बच्चों ऑक्सीजन शुरुआत में यदि ऑक्सीजन मिलती है तो जो पदार्थ जलता है वो CO2 में बदलता है। यदि जैसे ही CO2 की मात्रा कम होती है फिर वो CO बनने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आजकल बहुत सारे केस सुनते हैं कि अभी अखबार में आई थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बनवाने गया और दुकानदार ने बोला कि मोटरसाइकिल चालू छोड़ देना तो ठीक रहता है, मतलब इंजन बनवाते हैं तब। तो रात और उसने घर में मोटरसाइकिल छोड़ दी, तो कमरे में जितनी ऑक्सीजन थी तो पहले तो CO2 बनती रही, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो CO बनी। एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है अपने अंदर रक्त में जाती है, हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और ऑक्सीजन को मिलने नहीं देती है, तो व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है, उसको मरने वाले को पता ही नहीं चलता कि मैं कब मर गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। सर्दियों में कई लोग आग जला लेते हैं, बाहर का गेट लगा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता वो कब मर जाते हैं। तो कमरे में खिड़कियाँ जरूर खुला रखें। अगला प्रश्न है आपका कि गन्ने के रस से बने सीरे के किण्वन से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, माने शराब बनती है, माने दारू बनती है, ठीक है। तो सीरे के किण्वन से, किससे? सीरे के
किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। यह प्रक्रिया ईस्ट की सहायता से होती है। इसमें ईस्ट एंजाइम लेते हैं, पता हो आपको। एक या एक से अधिक त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए आपको पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो जो एल्केन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इनमें एक बॉन्ड होता है, इनमें 2 बॉन्ड होते हैं, इनमें 2 बॉन्ड होते हैं, इनमें 3 बॉन्ड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो त्रिआबंध कहा है उन्होंने प्रश्न में, ये क्या कहा है? त्रिआबंध। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आपका कौन सा आंसर सही निकलेगा? एल्काइन आंसर सही निकलेगा। इसमें त्रिआबंध होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिआबंध होते हैं और ये असंतृप्त होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि लोहे के साथ निकल क्रोमियम, जो लोहा है इसके साथ निकल क्रोमियम मिला दो तो क्या बनता है? मान इस प्रकार से है कि लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम मिला दो तो क्या बनता है? तो लोहा निकल तो लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये तीनों मिला दो, लोहा निकल क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। अब पेपर में आपसे पूछते हैं कि पीतल कैसे बनता है? तो कॉपर जस्ता से बनता है, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। टिन टिन कांसा कैसे बनता है? कांसा कैसे बनता है बता देते हैं, Cu प्लस Sn, मैंने कॉपर और टिन से कांसा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर के बनाई जाती है, यह जंगरोधी होती है। अगला प्रश्न है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है तो प्राप्त सोना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका 22 कैरेट। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध होता है। जब 22 भाग सोना और 2 भाग अन्य धातु मिली होती है तो 22 कैरेट सोना कहलाता है। तो माने इसको अपन सोने की शुद्धता को अपन 24 में बांटते हैं। अब 22 कैरेट सोना होगा तो 2% जमा शुद्धि होगी। 23 कैरेट सोना होगा तो इसमें 1% कुछ ना कुछ तांबा मिला दो, चांदी मिला दो, कुछ मिला दो। तो इस प्रकार से सोने की शुद्धता को अपन निकालते हैं। एक अभिकर्मक जो प्लेटिनम को घोलने में सक्षम है वो है आपका एक्वारेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। एक्वारेजिया होता क्या है? 3 भाग सांद्रस्यल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इस प्रकार से है, 3 भाग होता है सांद्रस्यल और 1 भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसके मिलने से एक्वारेजिया बनता है। यह प्लेटिनम, सोना, इन सभी को घोल देता है। आपने जितने भी सूत्र पढ़े होंगे किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले अकेले सोना को घोल पाए, चांदी को घोल पाए, प्लैटिनम को घोल पाए। ठीक है, तो एक अभिकर्मक जो प्लैटिनम को घोलने में सक्षम है वो है एक्वारेजिया, जिसको अपन अम्लराज भी कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है सोडियम। आपने जादूनी विज्ञान में प्रयोग किया होगा, जो आपका नारियल होता है उसमें अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन सोडियम को छिपा देते हैं और उस पर क्या पानी फेंकते हैं। आप क्या फेंकते हैं? पानी। तुरंत आग पकड़ लेता है। तो पानी के साथ माने जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? तो वो है आपकी सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है, सोडियम होता है 11 होता है। तो ये 2 8 1 11 आपके हो गए, 2 8 10 11। पेपर पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ये माना अभिक्रियाशीलता की एक श्रेणी है आपके की केमिस्ट्री में, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी इस प्रकार से आपके सामने बता दी हमने। माने सबसे कम क्रियाशील आपको पता ही है चांदी है, इसलिए तो महंगी है। उससे कम क्रियाशील कॉपर, उससे कम, ठीक है, सबसे कम कैल्शियम। तो माने आपको इस प्रकार से लिखना था, पहले सबसे कम क्रियाशील धातु,
तो कैल्शियम है अपने अंदर, आप हड्डियाँ हैं कैल्शियम की हैं, तो कैल्शियम कम क्रियाशील है। आपने यदि कुछ ऐसा पदार्थ खाया, अब वो रिएक्शन कर गया तो मर जाएँगे। तो मतलब अपने अंदर जो कैल्शियम की हड्डियाँ होती हैं, वो बहुत कम क्रियाशील हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं हम, जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे कम क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील के रूप में आपको व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकलता है? ए। आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब जो होता है, इसको अपन घोलेंगे तो वो आयनों में टूट जाए, वो आयन बना दे। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस आयन, माइनस आयन। तो यहाँ देखिए आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक है। तो आवर्त सारणी की पहला जो समूह है मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार दूसरे समूह में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब क्या इसमें सब में Cl जोड़ दो, Cl, MgCl, CaCl, HCl, LiCl, ठीक इस प्रकार से होते हैं। तो मैंने जो Cl जोड़ा है, एक शुरुआत की धातु जो है धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है। तो जिसमें Cl जुड़ा हुआ है, इसे नमक का सूत्र क्या है आपको पता है, NaCl है। तो 17वां समूह का जो तत्व है Cl, या 17वें समूह के सभी तत्वों को आप जानते ही होंगे। उनमें ऋणायन, वो ऋणायन बनाते हैं, और यानी पहले और दूसरे समूह के धनायन बनाते हैं। धनायन ऋणायन मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं वो होते हैं आयनिक यौगिक। तो इतना ही आप याद कर लो, और क्या कर सकते हो बताइए। तो मैग्नीशियम धातु है और जो क्लोरीन है आपकी अधातु है, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे समूह के तत्व इस प्रकार से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। MgCl2, लेकिन जो NaCl होता है सिर्फ NaCl होता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपकी है सोना। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु की आपकी क्या, सोना। इसके अलावा पेपर में प्लेटिनम भी लिख करके आएगा, कभी प्लेटिनम लिख करके देंगे, कभी सोना लिख करके देंगे। ठीक है, तो सोना बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार आपकी प्लेटिनम भी होती है। विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युग्म कौन सा है? तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु की क्रिया होती है। तो जो समीकरण बनता है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया वाला समीकरण बनता है। कौन सा बनता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या, पता है आपको? एक तत्व दूसरे यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है। तो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ देखते जाएं, समझते जाएं, आप कोशिश करेंगे समझाएं कि AgNO3 है, कॉपर है। ठीक है, तो जो कॉपर है, जो तांबा है, चांदी से अधिक क्रियाशील है। तो तांबा जो है, कॉपर जो है, AgNO3 के पास जाता है और चांदी को विस्थापित कर देता है। अब बन जाएगा CuNO3, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो तांबा जो है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से चांदी को माने Ag को विस्थापित कर देती है। इसलिए यह अभिक्रिया जो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पाया जाने वाला अम्ल है, इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ये कई बार पूछा जाता है, सिट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है आपका नींबू। पेपर में प्रश्न आएगा आपका कि टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में होता है टारट्रिक अम्ल, चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीन का मतलब होता है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जिसकी pH 7 हो, जिसकी pH 7 हो। तो आपने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, अम्ल और क्षार। तो देखो यहाँ अम्ल और क्षारक दो मिल जाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे? ये निकलेगा कि अम्ल क्षारक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदासीन विलयनों का pH का मान 7 होता है। अब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, 7 से ऊपर जिनका pH होता है वो क्षार होते हैं, और 7 से कम pH जिनकी होती है
वो अम्ल होते हैं, ये याद रख लो। मानव शरीर की पीएच का मान कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर की जो पीएच होती है 7.35 से 7.45 के मध्य होती है। इस आधार पर इसका आंसर क्या निकलेगा? डी निकलेगा। इसमें जी आ जाएगा अपना 7.35 से 7.45। अब आपसे पूछना चाहते हैं, यदि बताओ अपने रक्त की पीएच जो है कितनी है? 7.35 से 7.45 के मध्य। तो अपना रक्त जो है अम्लीय है या क्षारीय है? आप कमेंट में जरूर जवाब दें। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोर क्षार। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर का क्या अर्थ है? क्लोर का क्या अर्थ है? जो आपके सामने क्लोर है, इसका मतलब क्या है? तो प्रश्न में ही उत्तर है। क्लोर का अर्थ क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। बताइए। तो कुछ बात इस प्रकार की है मेरे बच्चों कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में नमक के विलयन से क्लोरीन और क्षार NaOH प्राप्त होते हैं। जब जो हमने बोल चुके हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में नमक के विलयन से क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होती है, तो क्लोर का अर्थ क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अगला प्रश्न है आपका कि शुष्क बुझे हुए चूने पर। तो इसका मतलब क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो बनता है आपका वरंजक चूर्ण। क्या बनता है? वरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर शुष्क बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है पता है आपको? CaOH2। इस पर अपन ने क्रिया कराई क्लोरीन की। ठीक है, तो देखना आप सी उतार दो, ओ उतार दो, इस Cl को इधर ले आओ। अब जो दो एच दो है ना, दो यहाँ से हट जाएंगे, दो OH हट जाएंगे तो Cl इधर आएंगे, तो Cl कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो CaOCl2 जो है यहाँ पे बनेगा। इसको कहते हैं वरंजक चूर्ण। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के उदर में, उदर माने होता है पेट, तो पेट में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, और सभी को पता है, बच्चे को पता है कि अपने पेट में भी HCl बनता है। पेट में भी HCl बनता है, माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में बनता है। यदि HCl नहीं होता मेरे बच्चों, तो आपके शरीर में जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्रियाशील नहीं हो पाता। तो अम्ल की उपस्थिति में ही आपका जो पेप्सिन एंजाइम है क्रिया करता है, और जो प्रोटीन को पचाने की ताकत उत्पन्न कर लेता है। हानिकारक जीवाणुओं को भी मार देता है। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच का मान कितना होना चाहिए? तो देखिए मेरे बच्चों, हमने आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं। क्या बताइए? एक अनिल बताइए, एक छलनी बताइए। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। अब दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि 7 से ऊपर पीएच है वो क्या है? वो क्षार होते हैं, और 7 से कम होती है वो अम्ल होते हैं। पेपर में दिया है, यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल, देखिए यहाँ पर छलनी, ये लिखा देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में छलनी, नीले को, हाँ ये पहला देखो, नीले को, जी नीले लिखा है, ये लाल लिखा है, तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ये ट्रिक से अपनी अम्ल के पीएच का मान क्या कह रहा है? 7 से कम। तो 7 से कम ऑप्शन में देख लो, 7 से कम ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 4। ठीक है। यदि कोई विलयन नीले को लाल करता है तो वो अम्ल होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पता है आपको? MgO, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO ये होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है? पढ़ लो चारों ऑप्शन, तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आंसर तो शायद आप सभी बच्चे दे सकते हैं। इसका देखिए हम आपको समीकरण भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये देखिए हमने आपको समीकरण के रूप में बता दिया। अगला जो प्रश्न है आपका, ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं कि संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण का मतलब होता है LHS में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या दाहिने तरफ के RHS के उत्पादों के परमाणुओं के समान हो, बराबर हो। ठीक है, देखो सीधे डायरेक्ट प्रश्न पर ले चलते हैं आपको हम। सीधे डायरेक्ट प्रश्न पर ले सकते हैं या आप कहो तो हम बता भी सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर तो मेरे बच्चों जो है आपका सी है। ठीक है, कैसे सही है तो इसको हम अपन को अब समझाने की हम कोशिश करेंगे। समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। इस प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। Fe की क्रिया H2O से हुई, क्या बना? FeOH4। इस लिखने से नहीं बनता है। आपका प्रश्न है कि एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया गया। अब इसे चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर गर्म किया गया। निकलने वाला भूरे रंग का धुआं है। भूरे रंग का धुआं निकलता है मेरे बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और इसका आप वो भी याद कर लो सूत्र, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए कितना सरल प्रश्न है। पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है। उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन है, वियोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, ये पूछा आपसे। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि जो लोहा है और जो तांबा है, आपको पता है कि लोहा अधिक क्रियाशील है इसलिए तो इसमें बार बार जंग लग जाती है। तो अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। तो लोहा ने कापर को विस्थापित कर दिया, लोहा ने कापर को विस्थापित कर दिया और लोहा खुद बैठ गया। देखिए यहाँ ही बैठ गया। ठीक है, तो विस्थापित अभिक्रिया है, माने ये विस्थापन अभिक्रिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है कि लोहे चूर्ण पर, किस पे? लोहे चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। इसको समझना तो समझ लो। लोहा है आपका, ठीक है, तनु HCl मिला दूं, क्या बनेगा? देखिए FeCl, एक तो ये बन गया FeCl। इसको अब जी देखो यहाँ से अलग नहीं हो जाएगा। तो FeCl और बचा हाइड्रोजन, तो लिख दिया हमने हाइड्रोजन गैस बन गई। देखिए यहाँ लिख तो दिया हमने, हाइड्रोजन गैस बन गई। और FeCl3, Fe माने आयरन, आयरन क्लोराइड भी बन गया। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण, शोषण प्रश्न में ही उत्तर है। ऊष्मा का शोषण शोषी अभिक्रिया। यदि होता है ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन का अपर रूप कौन सा लेते हैं? कौन सा लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर में? आप सभी को पता है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है इसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हीरा है, क्या है? हीरा है। जो हीरा है ये विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसका आंसर क्या निकलता है? सी निकलता है। तो आप सभी को मेरे बच्चों इस बात का पता होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि विद्युत चालन क्या होते हैं। विद्युत चालन उनमें होता है
जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत चालन उनमें होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, साबुन के अणु में होते हैं। साबुन के अणु में जल स्नेही अग्रभाग होते हैं एवं जल विरोधी अंतिम भाग होते हैं। जल स्नेही अग्रभाग होते हैं, जल विरोधी अंतिम भाग होते हैं किसमें? साबुन में। तो साबुन के अणु का एक सिरा जल स्नेही होता है और लंबी पूंछ जल विरोधी होती है, इसलिए यह गंदगी हटाने में सहायक होता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान कौन सा उत्प्रेरक सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं? तो निकेल उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं। माने जब वो डालडा बनाते हैं तो उसमें निकल उत्प्रेरक लेते हैं। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतः निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका? निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। प्रश्न आ जाए कि अमोनिया बनाने में किसका उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इस पर भी प्रश्न आता है। प्रश्न है कि कोयले के विनाशी आसवन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? अमोनिकल द्रव प्राप्त होता है। कोयले के विनाशी आसवन से क्या प्राप्त होता है? अमोनिकल द्रव प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोयले के विनाशी आसवन से कोल गैस, कोल तार, कोक, अमोनिकल द्रव जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन समावयवी है? तो ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन समावयवी है। नाम से स्पष्ट है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन समावयवी है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का अपर रूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है। कार्बन का अपर रूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक है वो कौन सा है? वो है आपका ग्रेफाइट। ये विद्युत का चालक होता है। आपने धातु अधातु में अंतर पढ़े होंगे, सिंपल सी बात है। तो उसमें एक अपवाद रहता है कि अधातु तो है ग्रेफाइट, लेकिन ये विद्युत का चालक है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी परीक्षा में पेपर में प्रश्न रिपीट होते हैं। कार्बन परमाणुओं का स्वयं का जुड़ने का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है कार्बन परमाणु का स्वयं का जुड़ना क्या होता है? श्रृंखला बनाना। तो देखिए मतलब कार्बन पर हमेशा प्रश्न आते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका जो रिपीट हुआ है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके घर में खाना बनता है, पता करना क्या भरा रहता है उनमें तो उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन। आपके घर में जो एलपीजी की टंकियां आती हैं उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अब प्रोपेन और ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है पता है आपको? C4H10। ये ब्यूटेन होता है। ठीक है, पापा बेटा गैस की टंकी भरवाने गए, ठीक है, पापा बेटा मैंने प्रोपेन ब्यूटेन होता है आपकी जो आप बोलते हैं एलपीजी की टंकियाँ। कुछ भी बोलो, गांव में जो भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। हमने शुरुआत में आपको बताया था एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। पर हमने आपको बताया है एक इस प्रश्न को एक बार कि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रबल ऑक्सीकारक हो, कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक हो जैसे कि KMnO4 है की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। प्रश्न है कि जब चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो वह दूधिया हो जाता है। इस दूधियापन का कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एक हल्की सी परत बन जाती है।
CO2 चूने के पानी से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो सफ़ेद अपक्षिप देती है और यह घोल को दूधिया बना देती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए यहाँ पे कि 2 मेथिल ब्यूटीन को दर्शाया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 2 मेथिल ब्यूटीन, अंक लिख लो, क्या दिक्कत है हमें? 1 2 3 4 4। अब देखो 2 मेथिल, ये दो नंबर पे आ रहा है, CH3 को मेथिल कहते हैं, तो 2 मेथिल, और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। 3 होते तो ब्यूटाइन हो जाता, 1 रहता तो ब्यूटेन रहता, ठीक है। तो 2 मेथिल हो गया, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटीन हो गया, तो 2 मेथिल ब्यूटीन का आंसर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? अपना डी विकल्प आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि आवर्त में उपस्थित तत्वों में समानता क्या होती है? वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस प्रकार के आपकी आवर्त सारणी में रहते हैं आवर्त, इस प्रकार से 7 लाने होती हैं मेरे बच्चों। अब ये 7 लाने जो है आप बना लेना, 7 लाने होती हैं, आवर्त बोलते हैं। तो यदि हम इनमें बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, पहली बात ये है, ठीक है। और संख्या तो बढ़ती है, लेकिन इनमें जो कोष होते हैं, क्या? कोषों की संख्या समान रहती है। बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो कोषों की संख्या मेरे बच्चों समान रहती है। तो देखिए लिखा है कोषों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कोई समूह है, कोई ग्रुप है, कोई वर्ग है। अब समूह हैं, ग्रुप हैं, वर्ग हैं, ये क्या होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती हैं ये क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। तो पूछ लें कभी कि आवर्त में नहीं, अब वहाँ लिखें ग्रुप में, समूह। समूह में उपस्थित तत्वों में क्या समानता होती है? तो समूह में उपस्थित तत्वों में समानता होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। अब 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे कि इनमें से आकार में छोटा कौन है? इनमें से आकार में छोटा कौन है? अब तीनों समान दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम इसमें, किसका आकार छोटा है? तो मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। दूसरे में देखो 12 प्रोटॉन को 13 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आगे चलो और सी में 11 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहा है। आगे चलो और 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं। अब बताओ कौन पास में आ जाएगा, किसका आकार छोटा हो जाएगा? ठीक है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, बता दिया आपने कि इसका आंसर क्या है? Al3 धनायन, एल्यूमिनियम 3 धनायन। ऊपर एक प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या नहीं बदलता? प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। तो प्रोटॉन तो देखिए 13 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गए। तो 13 प्रोटॉन 11 को खींचेंगे तो पास पास आ जाएंगे और आकार छोटा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं इस प्रश्न का आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि सिलिकॉन एवं क्लोरीन जिनके परमाणु क्रमांक 14 हैं और 17 हैं की संयोजकता है 14 का, तो 4 उत्तर हो जाता है। उसका आंसर अभी बता रहे हैं आपको, जिससे आपको समझ में आया बेहतर। अब मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम आपको स्टार्ट करवा देते हैं कहाँ से? 12 से। 12 13 14 15 16 17 17 18 देख लो अब एक ट्रिक्स है, 8 उत्तर निकालना है आपको, 8 आना चाहिए, 8 उत्तर आना चाहिए। तो 2 में कितने जोड़ें? 6। कम कौन है? 2। तो 12वें समूह की संयोजकता हो गई 2। 13 है, 3 में क्या जोड़ें? 5।
कम संख्या है 3, तो 13वें समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 3। 14वां की बात करते हैं, क्या जोड़ें? 4, तभी क्या जोड़ें? 4, हो गए 8, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 4। तो यही आपसे देखिए प्रश्न में पूछा है कि 14 की संयोजकता। 15 में देख लो, 15 में क्या जोड़ें 8 हो जाए? 3। कम संख्या कौन सी है? 3। 15 समूह की संयोजकता है 3। 16 में क्या जोड़ें? 2, हो गए 8, तो कम संख्या कितनी है? 2, हो गई संयोजकता 2। 17 में देखो क्या जोड़ें? 7 में क्या जोड़ें? 8 हो जाए? 1, कम संख्या है 1, संयोजकता हो गई 1 17वें समूह की। 18 में क्या जोड़ें? क्यों नहीं जोड़ो? तो 18 के जो तत्व हैं मेरे बच्चों, ये शून्य संयोजकता वाले कहलाते हैं। अक्रिय संयोजकता वाले कहलाते हैं, शून्य संयोजकता वाले कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? जो पीतल है किसकी मिश्र धातु है? अभी हमने आपको बताया था कि पीतल जो है किससे बनता है? तांबा से और जस्ता से बनता है, तो पीतल तांबा जस्ता की मिश्र धातु है। प्रश्न है कि एक अम्ल की क्षारीयता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? एक अम्ल की क्षारीयता को हाइड्रोजन आयनों की संख्या जैसे अम्ल से निर्मित करते हैं परिभाषित किया था। एक अम्ल की, एक अम्ल 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 की बात कर रहा है, तो अम्ल को पता हाइड्रोजन आयन से करते हैं, तो एक अम्ल की अम्लीयता को हाइड्रोजन आयनों की संख्या जिसे अम्ल से निर्मित कर सकते हैं से परिभाषित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसा आता है कि एक क्षार की अम्लता को कैसे परिभाषित करते हैं? तो उत्तर यहाँ बन जाता है, OH ऋणायनों की संख्या जिसे क्षार से निर्मित कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वो बन जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि एक विलयन मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित करता है, यह सार्वत्रिक सूचक को किस रंग में परिवर्तित कर सकता है? एक विलयन मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित करता है, यह सार्वत्रिक सूचक किस रंग में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका उत्तर है आपका सी, ऑरेंज। देखिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। मिथाइल ऑरेंज का लाल होना अम्लीय माध्यम को दर्शाता है। सार्वत्रिक सूचक अम्लीय माध्यम में लाल से पीला ऑरेंज की ओर रंग देता है। सार्वत्रिक सूचक अम्लीय माध्यम में लाल से पीला ऑरेंज की ओर रंग देता है। अगला आपका प्रश्न की अभिक्रिया NaCl से NaCl बनता है, किसका उदाहरण है? आपके सामने 4 उत्तर हैं। तो हमने आपको कई बार बताया है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक माना रिएक्टेंट क्रिया करते हैं और कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे एक बना रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो क्या कर रहा है? ये मिल रहा है, संयोजन कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या निकलेगा? सही बात है, संयोजन अभिक्रिया।